सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान मानव विकास। इसमें आपका थर्ड पेपर है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें एक टॉपिक आता है रचनात्मक चिंतन की प्रक्रियाएँ या फिर सृजनात्मक चिंतन की कितनी प्रक्रियाएँ होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जब कोई सृजनात्मक चिंतन करता है तो वो किन-किन प्रक्रियाओं से होकर के गुज़रता है। तो आज के टॉपिक में हम वही जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देख लेते हैं रचनात्मक चिंतन की प्रक्रियाएँ कौन-कौन सी होती हैं या सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया कौन-कौन सी होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रचनात्मक चिंतन की निम्नलिखित अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि जो रचनात्मक चिंतन होता है, वो निम्नलिखित चरणों में या फिर अवस्थाओं में होता है, जिसमें पहला चरण क्या है? तथ्य संग्रह एवं तैयारी। सबसे पहले क्या होता है सृजनात्मक चिंतन का पहला चरण या फिर पहली प्रक्रिया कौन-सी होती है? इसमें तथ्य संग्रह एवं तैयारी की प्रक्रिया होती है या चरण होता है। तो चलिए जान लेते हैं इस तथ्य संग्रह एवं तैयारी में क्या होता है। रचनात्मक चिंतन को सर्वप्रथम तैयारी की जाती है। रचनात्मक चिंतन में सर्वप्रथम तैयारी की जाती है जिसके अंतर्गत तथ्यों का संग्रह किया जाता है। रचनात्मक चिंतन में सर्वप्रथम तैयारी की जाती है कि मुझे किस क्षेत्र में काम करना है या फिर किस विषय में कार्य करना है या किसके बारे में चिंतन करना है। और उसी से संबंधित क्या किया जाता है? तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। तथ्य संग्रह का अर्थ है तथ्यों की छानबीन करके अनावश्यक तथ्यों को निकाल देना। यहाँ पे तथ्य संग्रह का तात्पर्य क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई रचनात्मक कार्य करता है तो वो क्या करता है? तथ्यों को संग्रह करता है और संग्रह करने के बाद उसमें छानबीन करता है कि ये जो तथ्य हमने संग्रहित किया है इसमें कौन-कौन से हमारे सृजनात्मक कार्य में हमारी सहायता करेंगे और कौन नहीं करेंगे। ऐसा करके जो अनावश्यक तथ्य होते हैं उसको निकालने का काम किया जाता है। तथा आवश्यक तथ्यों को ग्रहण कर लेना, जिसका उपयोग समस्या समाधान के समय आता है। अनावश्यक जो तथ्य होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, जो आवश्यक तथ्य होते हैं उसको ग्रहण कर लिया जाता है और उनका प्रयोग समस्या समाधान के समय किया जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जब कवि कविता का सृजन करता है तो इसके लिए वह सर्वप्रथम आवश्यक तथ्यों को एकत्र करता है। जब कोई कवि किसी कविता का सृजन करता है तो उसके लिए वो क्या करता है सर्वप्रथम आवश्यक तथ्यों का संग्रह करता है कि मुझे किस टॉपिक पे कविता बनानी है, कैसी कविता बनानी है इत्यादि। यही तथ्य संग्रह या तैयारी की अवस्था होती है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाती है? तथ्य संग्रह या तैयारी की अवस्था कहलाती है। इसके बाद हम दूसरी अवस्था देख लेते हैं या फिर दूसरा चरण देख लेते हैं या दूसरी प्रक्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले में तो तथ्य संग्रह एवं तैयारी होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है? गर्भीकरण होता है। दूसरी प्रक्रिया होती है सृजनात्मक चिंतन की गर्भीकरण। चलिए गर्भीकरण में क्या होता है देख लेते हैं। गर्भकरण की प्रक्रिया में चिंतनकर्ता तथ्यों का संग्रह करके समस्या के समाधान के संबंध में चिंतन करना आरंभ कर देता है। जो गर्भीकरण की क्रिया होती है इसमें क्या करता है? जो चिंतन करता है वो तथ्यों को संग्रहित कर लेता है। इसके बाद समस्या समाधान के विषय में वो लगातार चिंतन करना आरंभ कर देता है। परंतु यहाँ समस्या के या समाधान के लिए एकत्र तथ्यों का अचेतन मस्तिष्क में मंथन होता है। परंतु गर्भीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? जो समस्या के या फिर समाधान के लिए एकत्र तथ्य जो होते हैं वो अचेतन मस्तिष्क में क्या करते हैं? उनमें मंथन होना शुरू हो जाता है। यहीं से कभी-कभी स्वप्न तथा दिवा स्वप्नों के रूप में व्यक्तित्व को चिंतन का मार्गदर्शन होता है। कभी-कभी क्या होता है ये जो गर्भीकरण की प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से स्वप्न हो या फिर दिवा स्वप्न के रूप में जो व्यक्तित्व चिंतन का मार्ग होता है या फिर जो समस्या समाधान का मार्ग होता है वो क्या होता है? प्रशस्त होने लगता है। वो लगातार सोते समय, उठते समय, बैठते समय जो उसकी समस्या रहती है उसके उसके संदर्भ में वो हमेशा अपने मस्तिष्क में
चिंतन करता है या फिर तर्क-वितर्क करता रहता है। और धीरे-धीरे क्या होता है, इससे जो उसकी समस्या समाधान का मार्ग होता है वो धीरे-धीरे प्रशस्त होता चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये क्या कहलाती है? गर्भीकरण कहलाती है। जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जो भी तथ्य एकत्रित होते हैं उसका मन ही मन चिंतन और मनन करता रहता है। उठते, सोते, जागते, काम करते समय हमेशा उसी समस्या के बारे में सोचता रहता है। इससे धीरे-धीरे क्या होता है, जो समस्या समाधान का मार्ग होता है वो धीरे-धीरे प्रशस्त होता चला जाता है। इसके बाद कौन-सी प्रक्रिया आती है? गर्भीकरण के बाद स्फुरण की प्रक्रिया आती है। चलिए स्फुरण में क्या होता है? गर्भीकरण की अवस्था में जहाँ चिंतनकर्ता अनिश्चित अवस्था में था, स्फुरण की अवस्था में समस्या समाधान एकदम होने लगता है। गर्भीकरण की अवस्था में क्या था, चिन चिन जो सृजनात्मक व्यक्ति था या फिर समस्या जो उसके पास थी, व्यक्ति के पास, वो उस समस्या के समाधान के लिए निरंतर क्या कर रहा था, चिंतन कर रहा था। सोते, उठते, बैठते, कोई भी काम करते समय वो अपने मन ही मन क्या करता था, अपनी समस्या को लेकर के चिंतित रहता था या फिर तर्क-वितर्क करता था उसके समाधान के लिए। तो अचानक से एक दिन क्या हो जाता है कि जो उसकी समस्या होती है उसका समाधान एकाएक निकल आता है। यह समस्या के प्रति होता है। और स्फुरण में मतलब क्या होता है, यह समस्या के प्रति प्रकाश की अवस्था होती है। अचानक से उसकी समस्या समाधान के उपाय उसके मस्तिष्क में आ जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्फुरण कहते हैं या फिर समस्या के प्रति प्रकाश की अवस्था कहते हैं। यहाँ चिंतन करने वाले को समस्या समाधान की आशा बन जाती है। स्फुरण की अवस्था में क्या होता है, जो चिंतन करने वाला होता है उसकी जो समस्या होती है उसके समाधान की आशा बन जाती है कि नहीं, अब इस तरीके से हम अपने काम को करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गेस्टाल्टवादियों ने इस अवस्था की आहानुभव की अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। जो गेस्टाल्टवादी थे, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया हुआ था, उन्होंने क्या बताया था, इस अवस्था के बारे में कहा कि यह जो अवस्था होती है स्फुरण की अवस्था होती है, ये कौन-सी अवस्था होती है? आहा अनुभव की अवस्था होती है, जो समस्या समाधान के प्रति सूझ की परिचायक होती है। स्फुरण की अवस्था में क्या होता है, एक व्यक्ति को सूझ मिल जाती है या समझ मिल जाती है, जिसके आधार पे वो क्या करता है, अपनी समस्या का समाधान करने में सफल हो जाता है। उसको आशा हो जाती है कि हम अपने काम को इस तरीके से करेंगे तो काम हमारा आसानी से हो जाएगा या फिर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा या उसका कोई न कोई हल निकल जाएगा। अगला चरण या अवस्था है पुष्टिकरण। स्फुरण के बाद क्या होता है कि जो उसको समाधान मिल जाता है, अभी उसकी पुष्टि करनी या फिर उसका प्रयोग करना बाकी होता है या फिर उसको प्रमाणित करना भी बाकी होता है कि जो हमने हल निकाला है या फिर जो समाधान हमको प्राप्त हुआ है वो सही है या नहीं है, उसकी अभी जाँच करनी बाकी होती है। तो पुष्टिकरण में उस तरह की प्रक्रिया होती है जिससे पता चल जाता है कि जो समाधान हमें प्राप्त हुआ वो सही है या नहीं है। चिंतनकर्ता समस्या समाधान के बाद स्थिर होकर बैठ नहीं जाता, वरन अपनी समस्या समाधान का पुष्टिकरण उपस्थित करता है। इस अवस्था में जब उसको हल मिल जाता है तो वो क्या करता है, स्थिर होके नहीं बैठता बल्कि क्या करता है, समस्या की पुष्टिकरण उपस्थिति करता है। यही पुष्टिकरण उस समाधान की वैधता तथा विश्वसनीयता का परिचायक होता है। ये जो पुष्टिकरण होता है, उसकी समस्या समाधान की क्या होती है, वैधता होती है या फिर विश्वसनीयता होती है, इसका परिचायक होता है पुष्टिकरण, कि जो उसको हल मिला है वो सही है या नहीं है। उससे किसी समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है। पुष्टिकरण में ये बात सिद्ध हो जाती है कि स्फुरण के द्वारा जो उसके मन में विचार आया है या फिर जो आइडियाज़ आए हैं समस्या समाधान के लिए, अगर वो उसका प्रयोग करता है तो क्या उससे उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी? इसके लिए वो क्या करता है, तुरंत ही उसको अप्लाई करना शुरू कर देता है ताकि
जो भी उसके आइडियाज़ हैं वो उसकी विश्वसनीयता का भी पता चल जाए और उसकी वैधता का भी पता चल जाए। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इस प्रकार के पुष्टिकरण नित्य प्रति करते रहते हैं। जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला होती है इसमें पुष्टिकरण की ये प्रक्रिया प्रतिदिन होती रहती है किसी भी कार्य को लेकर के। इस अवस्था के बाद ही रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस अवस्था के बाद क्या होता है कि जो रचनात्मक कार्य के लिए चिंतन चल रहा है वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ये विश्वास हो जाता है कि जो हमने हल पाया है या फिर हल ढूँढा है, उसका प्रयोग करने से वो समस्या समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो किस सीमा तक हो रही है, इसका पता चल जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास विचार या फिर हल होता है, वो विश्वसनीय और वैध माना जाता है। अगर वो समस्या का समाधान कर देता है, तो ये उसके लिए वैध हो गया और बार-बार करने पर वही रिज़ल्ट आता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, विश्वसनीय हो गया। रिसर्च की कक्षाओं में आपने देखा होगा कि विश्वसनीयता क्या होती है और वैधता क्या होती है। कोई भी तथ्य कब वैज्ञानिक माना जाता है, जब उसमें वैधता और विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। तो किसी भी तथ्य को वैज्ञानिक बनाने के लिए उसमें वैधता और विश्वसनीयता का गुण होना ज़रूरी है। इसलिए जो भी समस्या समाधान के लिए आप हल निकालते हैं, वो कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय और वैधता के लिए हमने क्लास में उदाहरण बताया था कि जैसे मान लीजिए घड़ी है। घड़ी का काम क्या होता है, समय बताना। ये क्या हो गया, वैधता हो गया। लेकिन घड़ी क्या कर रही है, सही समय बता रही है या नहीं बता रही है, ये क्या हो गया, ये उसकी वैधता को दर्शाता है। विश्वसनीयता क्या है, समय बताने का काम कौन करता है, घड़ी करता है। ये क्या हो गई, विश्वसनीयता हो गई। लेकिन घड़ी क्या बता रही है, सही समय बता रही है, तो इसका मतलब वो वैध है। अगर वो सही समय नहीं बता रही है, तो इसका मतलब वो विश्वसनीय तो है लेकिन वैध नहीं है, क्योंकि वो जिस काम के लिए बनाई गई है, वो काम सही से नहीं कर रही है। तो कभी-कभी घड़ी स्लो और फ़ास्ट भी हो जाती है, तो वो विश्वसनीय रहती है लेकिन उसमें वैधता नहीं रहती है। अगर वो एक्यूरेट टाइम बताती है, तो इसका मतलब वो क्या है, वैध है। उसमें वैधता का गुण पाया जा रहा है कि जितना बज रहा है उतना ही वो शो कर रही है, इसलिए वो विश्वसनीय भी है और वैध भी है। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।